टीचर्स एकेडमी से डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन स्वीकार करिए। साथियों, आज की ये कक्षा, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जी हां, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती परीक्षा 2022 के विषय में। यह परीक्षा आयोजित हो चुकी है और सभी ने परीक्षा दे दी है। कट ऑफ क्या रहेगी, कितने सवाल गलत आए थे, कितनी सीटें थीं और कैटेगरी में आपका चयन किस अंक पर सुनिश्चित होगा, ये पूरी बात आपसे करेंगे। तो जितने भी साथी आ चुके हैं सब लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण बातचीत। देखिए, सबसे पहले आप सबको एक चीज महत्वपूर्ण बता दें कि आप सबके विशेष मांग पर 2026 की अपकमिंग वैकेंसी के लिए 2026 की अपकमिंग वैकेंसी के लिए नया टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू किया जा रहा है। बैच आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में मिल जाएगा। यह 2026 की भर्ती परीक्षा टीजीटी और पीजीटी के लिए बैच है, न्यू पैटर्न पर आधारित है और इस बैच से जुड़ने के लिए आज से इस बैच की औपचारिक तौर पर शुरुआत की गई है, जिसकी डेमो कक्षाएं आपको 10 तारीख से मिलने लगेंगी। और हमसे आप इस बैच से जुड़ कैसे सकते हैं, केवल व्हाट्सएप करके। नंबर क्या है? 9628 95 92 37। साथियों, टीचर्स एकेडमी ने नया धुरंधर 2.0 हिंदी का बैच शुरू किया है, जो आज से शुरू हो रहा है, जो नया पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, रिवीजन, मैराथन, हर एक इतिहास ग्रंथ को पढ़ाया जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन सब के इतिहास ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा और महत्वपूर्ण रचनाओं के डेप्थ में भी जाके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यानी चाहे वो पीजीटी का नया पैटर्न हो या टीजीटी का, चाहे वो बहुत आसान पैटर्न हो चाहे बहुत कठिन पैटर्न हो, सबको ध्यान में रख के मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं पिछले 11-12 वर्षों से मैं आपको अध्यापनरत हूं। चलिए बात करते हैं 2022 भर्ती की। साथियों, जो पेपर आया उस पेपर की स्थिति क्या थी, एक बार हम उस पेपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने गलत सवाल पूछे गए हैं, कितने गलत सवाल पूछे गए हैं और उन गलत सवालों का हश्र क्या होगा, आयोग उन गलत सवालों के साथ क्या करने वाला है। देखिए, एक सवाल तो यह पूछा गया है आपसे, मैं बिल्कुल ही जूम कर दूंगा जिससे आपको यह दिख जाए, और नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं। सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन है। पूछा गया है हिंदी की विभाषा कौन है। ठीक है, हिंदी की विभाषा पूछा गया है। विभाषा का मतलब क्या होता है? वि का मतलब होता है विशिष्ट और भाषा का मतलब होता है भाषा। तो विभाषा उसे कहते हैं अगर कोई बोली जिसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी जाए, यानी उसका अपना साहित्य हो और उसका अपना व्याकरण हो। तो जिस भी बोली का अपना साहित्य और अपना व्याकरण हो जाता है उसे विभाषा यानी विशिष्ट भाषा के नाम से जानते हैं। और यहां ऑप्शन में अगर हम देखें, जो ऑप्शंस इसके दिए गए हैं विभाषा के, वो कौन कौन से दिए गए हैं, तो विभाषा के ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं क्या साथियों? पूर्वी हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा और बुंदेली। अगर इसमें उत्तर देखें कि कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ब्रजभाषा भी विभाषा है और अवधी भी विभाषा है। दोनों का अपना साहित्य अपना व्याकरण है, जबकि बुंदेली का लोक साहित्य अधिक है, यह विभाषा की श्रेणी में नहीं आती है। और पूर्वी हिंदी जो है यह उपबोली वर्ग की है। किससे संबंधित है? ये उपबोली वर्ग से संबंधित है। यानी अब इस सवाल को
हटाना चाहिए आयोग को और सबको बराबर का अंक देना चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों की मांग है। इन सवालों के जो सही उत्तर होंगे और जो इसका प्रमाण होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ऑब्जेक्शन लगा सकेंगे। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपको क्लियर हो गया कि आयोग ने जो गलत किया है। दूसरा सवाल यहां पूछा गया है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब यह सवाल ठीक वैसा ही है कि मरीज को हिलाकर दवा पिलाओ। बीजक के इस सवाल को इस तरह से पूछा गया है जैसे कि मरीज को हिलाकर दवा पिलाओ। साथियों, इस दृष्टिकोण से यह सवाल भी आयोग ने गलत पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? एक बार सभी लोग लाइक कर देना कि विभाजित किया गया, मरीज को हिलाकर दवा पिलाओ। यानी इसमें इन्होंने पूछा है क्या कि बीजक कितने भागों में है, जबकि 3 रचनाएं साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों को धर्मदास ने एक करके बीजक की रचना की, बीजक का संपादन किया। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो पूछना चाहते थे उन्होंने वह नहीं पूछा है और यह सवाल भी इन्होंने गलत पूछा है। क्या किया साथियों? इन्होंने भी वो सवाल हमसे गलत पूछा है। तो बीजक, अब यहां अगर इस सवाल के अनुसार उत्तर देखें तो अगर ऑप्शन में 1 होता, अगर पूछा जाता कि बीजक कितने भागों में विभाजित है, तो बीजक जो है केवल 1 भाग में विभाजित है, बीजक केवल 1 भाग में है। जबकि ये पूछना चाहते थे कि बीजक कितने भागों को संकलित करके एक बनाया गया है, जबकि वो मूल प्रश्न तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, इसके बाद एक सवाल यहां और पूछा गया है, कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? कामायनी हिंदी में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है? और यहां पर खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक और आख्यान काव्य। स्वाभाविक है कि यह महाकाव्य है, लेकिन यह आख्यान महाकाव्य नहीं है, यह आख्यान महाकाव्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि यह आख्यान महाकाव्य है कि नहीं है। तो देखिए, यह महाकाव्य तो है लेकिन आख्यान महाकाव्य नहीं है, यानी आख्यान महाकाव्य के सभी गुण इसमें नहीं है। कुल मिलाकर यह प्रतीकात्मक या रूपक इसमें कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी पात्र हैं वो किसी न किसी के प्रतीक हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आख्यान काव्य होता क्या है। तो देखिए, जो साहित्य में आख्यान काव्य होता है वह 2 तरीके से होता है। ठीक है, विकासशील या लोक महाकाव्य किसी एक कवि की कल्पना नहीं होती, बल्कि सदियों से चली आ रही लोक कथाओं के जुड़ने से धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे महाभारत और रामायण। अब आप देखिए, रामायण की कथा में हर जगह थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने थोड़ा बहुत अंतर किया है, वाल्मीकि में अपनी तरह का अंतर किया है। तो हर जगह आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा है कलात्मक या साहित्य महाकाव्य जो होता है, इसमें कोई एक विशिष्ट कवि पूरी योजना और कलात्मक नियमों के साथ खुद लिखता है, जैसे रामचरितमानस, साकेत और रघुवंश महाकाव्यम, इस तरीके से। तो यहां पर इस सवाल पर भी बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी 3 सवाल ऐसे हैं जिस पर प्रतियोगी जो है वह अपनी बात रख रहे हैं। अब ये मेरी बात नहीं है, प्रतियोगियों ने कहा कि सर इस पर आप विचार करिएगा, तो इसकी जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, तो यहां पर ये 3 सवाल ऐसे हैं जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आयोग इसको गलत दिया है। अगर एग्जैक्ट देखें, अगर इसकी एक्यूरेसी देखें तो 100% इस सवाल की एक्यूरेसी नहीं है।
ठीक है। देखिए, सब जानते क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। सबने ये सवाल सही किया है, बीजक वाला सवाल भी सबने सही किया है, महाकाव्य आख्यान यह भी सबने सही किया है, और पूर्वी हिंदी भी सबने लगाया है। तीनों सवाल आप लोगों ने सही लगाया है, तीनों सवाल सबका सही है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल जिस तरह से पूछा जाना चाहिए था वो सवाल पूछने में त्रुटि हुई है, और इस तरह की त्रुटियां तब होती हैं जब पेपर एआई से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब इसकी बात हो गई। बहरहाल अब वो आयोग के ऊपर निर्भर करेगा, इस पर जो फैक्ट्स दिए जाएंगे, जो इस पर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, बुक का आधार दिया जाएगा। अगर उसको आयोग मानेगा तो सबको उत्तर देगा, और नहीं मानेगा तो एज इट इज जो उत्तर है वो रहेगा। ये विवाद का विषय नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं कि यहां पर सीटें कितनी थी, और उन सीटों के अकॉर्डिंग अब कितना आपने गेन किया है, अब आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो देखिए, यहां पर जो हिंदी की सीटें हैं उसमें बालक वर्ग में 294, बालक वर्ग में 294 और बालिका वर्ग में 33 सीट रही है जनरल कैटेगरी की। ध्यान से समझिएगा, बालक वर्ग में 294, ओबीसी में 125, एससी में 89, एसटी में 01 और टोटल 509 सीटें आपकी रही हैं। क्या यही सीटें हैं? जो मुझे डाटा मिला है सही है? एक बार आप सब मुझे कंफर्म करिएगा कि जो सीटों की संख्या है इतनी है, किससे कम ज्यादा है। बालिका वर्ग में 33 सीटें जनरल कैंडिडेट की, ओबीसी की 13 सीटें, एससी की 2 सीटें, एसटी की 0 सीटें, और टोटल इसकी संख्या कितनी है? 48 है। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं एक बार मुझे इंश्योर कर दें कि जो डाटा मैं जो दिखा रहा हूं ये सही है या नहीं सही है। एक बार आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि एक बार मुझे बता दें कि ये जो सीटों की संख्या इसमें लिखी गई है, आप लोग इससे कितने सहमत हैं, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो हम कट ऑफ पर चलते हैं। ठीक है, सभी लोग जल्दी कमेंट करें, ये सीटों की संख्या जो दी गई है सही है कि नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक बार आप बताइए तो जिससे मैं पूरी बात आपके सामने रख सकूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो डाटा दिया गया है ये कितना सही है। ठीक है, सही है, वेरी गुड, ओके फाइन। देखिए, अब बालिका वर्ग में सीटों की संख्या बेहद कम है। आयोग क्या करता है, जो कट ऑफ तैयार करता है, इस कट ऑफ में वो केवल एक सीट पर एक लोग को ही बुलाता है, लेकिन जो वो पैनल बनाता है वो लगभग 1.25 से 1.5 गुना लोगों का पैनल बनाता है। ध्यान समझिएगा, यानी जो वेटिंग लिस्ट जारी होती है, वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है कि वो सबसे जो है कहता है कि भाई हमने जो रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट वो सबका जारी करवाते हैं। लेकिन मतलब कभी कभी 1.25%, कभी कभी 1.5 गुना, 1.25 गुना या 1.5 गुना जो है वह जारी करते हैं। अब ये 1.25 गुना से 1.5 गुना जो जारी करते हैं, इसमें जो फाइनल आपकी सीट है, अब मान लीजिए सीट आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 सीटें हैं, तो आयोग क्या करेगा कि इस पे लगभग 8 या 9 लोगों को बुलाएगा। लेकिन जो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे वो केवल उतने ही लोगों से भरवाए जाएंगे। अगर इसमें कोई नहीं भरता है, कोई नहीं लेता है, तो बाद में उससे उनको भर लिया जाता है। ये उसकी योजना है आयोग की। ठीक है, अब यहां एक बार देख लें कि बालिका की सीटें बहुत कम हैं, तो जिन लोगों ने बालिका वर्ग में फॉर्म भरा उनकी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। ध्यान से समझिएगा,
बालिका वर्ग में एसटी की सीटें नहीं हैं, तो एसटी में अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो उसकी फाइट जनरल वालों से होगी, तो यहां पर एसटी की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एससी महिला में अगर किसी ने फॉर्म भरा है, महिला वर्ग में किसी ने एससी में फॉर्म भरा है, महिला वर्ग में अगर किसी ने एससी में फॉर्म भरा है और उसकी सीटें कितनी है, 2 हैं, तो उसकी भी मेरिट बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिए कि इससे तो सर आसान जाएगी, यानी ये कैटेगरी है उसमें तो 2 लोगों की कम जाएगी, बाकी सारे लोग कहां चले जाएंगे, सब जनरल में फाइट करेंगे। तो एक चीज ये ध्यान से समझिएगा। और यहां जो ओबीसी है, यहां पर भी महिला ओबीसी में 13 सीटें हैं, तो यहां कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ठीक है, यहां भी कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगी। क्लियर है? तो यहां ओबीसी आप जानेंगे, जनरल का आपको मालूम चल गया कि जनरल में यहां पर कुल 33 सीटें हैं। ठीक है, वर्ग कौन सा है, यहां पर बालिका वर्ग है। बालक वर्ग में 294 सीटें हैं जनरल कैंडिडेट्स की, ओबीसी की 125 सीटें हैं और एससी की 89 सीटें हैं। एसटी की यहां पर भी 1 सीट है, तो यहां भी कट ऑफ उसकी बहुत कम नहीं जाएगी, हाई जाएगी। अगर इस लेवल में एसटी में कर किसी ने फॉर्म भरा है तो उसकी भी बहुत हाई जाएगी। टोटल अगर बात करें तो यहां 509 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब कट ऑफ पर चलते हैं। अब कट ऑफ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों हम सबसे पहले हम बात करेंगे बालक वर्ग की। जिन लोगों ने भी बालक वर्ग में फॉर्म भरा है, 125 सवाल में 125 सवाल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगभग लगभग साथियों 3 सवाल मानवी भूल किया है। कितना सवाल? 3 सवाल मानवीय भूल किया है लगभग सबसे। किसी ने 2, किसी ने 3, मतलब एवरेज 3 सवाल सबने मानवीय भूल की है। कितने सवाल? 3 सवाल। 125 सवाल में से 3 सवाल लोगों ने मानवीय भूल की और 3 सवालों पर विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? 3 सवाल पर विवाद चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चीजों को मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे समझिएगा। 3 सवाल पर मानवीय भूल है और 3 सवाल पर विवाद चल रहा है। जो 3 सवाल कौन कौन से विवादित है मैंने आपको दिखा दिया। अब जो भी उसमें साक्ष्य स्टूडेंट्स द्वारा दिए जाएंगे, आयोग के ऊपर निर्भर करेगा वो माने या ना माने। हो सकता है कि तीनों सवाल के उत्तर सबको दे दिए जाए और हो सकता है कि तीनों का आंसर जो आयोग माने वही अंतिम हो। तो यहां पर 3 सवाल का हेराफेरी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहां घाटा क्या होगा। अगर इन तीनों सवालों को आयोग गलत मान लेगा तो सबको एक एक अंक दे देगा, सबको एक एक अंक दे देगा, जिसका सही है जिसका गलत है कोई मतलब नहीं, तीनों सवाल। तो देखिए जिनका ये तीनों सवाल गलत है और ये आयोग इसको हटा दिया तो वो लोगों के लिए फायदा होगा, और जिनका ये तीनों सवाल सही है और आयोग हटा देता है तो उनके लिए ये घाटा होगा। अब जो भी हो, मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, जो स्टूडेंट्स की आइए फरमाइश वो मैंने आपको पहुंचाया। ठीक है, तो 3 सवाल पे पूरी मेरिट जो है आगे पीछे होने की संभावना रहेगी। ठीक है, आप समझ गए इतनी बात को। यानी अब 125 में 3 गए, 122 बचा, और 122 में 3 गए यानी 119 बचा। अब ये हो गया। अब चलिए हम कहां चलते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। मतलब सामान्य स्टूडेंट्स ने 122 सवाल तक सही किए हैं और उस 122 सवाल में आयोग अगर 3 सवाल हटा के कॉमन कर देता है तो 119 आ जाएगा, नहीं कॉमन करता है तो 122 ही रहेगा। ये आप समझ गए। अब यहां पर सीधे हम चलते हैं सामान्य वर्ग पर। बालक
सामान्य की बात करते हैं। बालक सामान्य की जो सीटें हैं वो 294 सीटें हैं। 294 सीटें हैं, यानी 20 और लगभग 30 सीट आप इसमें से निकाल लीजिए। वैसे 30 पूरी नहीं होगी, 29 सीट ही मानते हैं। 29 सीट यहां ईडब्ल्यूएस की निकल जाएगी। 29 सीट क्या निकल जाएगी? ईडब्ल्यूएस की निकल जाएगी। यानी अब यहां ये सीटें पूरी आपकी 294 नहीं बचती हैं। अब इसमें हम 294 में 29 घटा देंगे। 14 में से 9 गए 5, 8 में से 2 गए 6 और यहां पर 2 हो गया। यानी सामान्य वर्ग के लिए 265 सीटें बच रही हैं, जिसमें ओवरलैपिंग भी है। और यहां 29 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, जिसमें केवल जनरल कैंडिडेट्स जाएंगे। इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग किसमें होगी? केवल 265 सीट्स में होगी। ठीक है। अब यह बालक वर्ग है। बालक वर्ग में यदि सामान्य कैटेगरी में 265 में से आना है तो कितना होना चाहिए? लगभग 100 स्टूडेंट्स हमको ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने 123 124 सवाल सही किए हैं। यानी 100 स्टूडेंट्स के करीब हमको ऐसे मिले हैं जिन्होंने 123 और 124 सवाल सही किया। 125 वाला तो कोई नहीं मिला, क्योंकि सबसे एक जो है मानवीय भूल हुई ही है। तो 123 से 124 सवाल लगभग लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं अब तक हमको? 100 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं। अब लेकिन ये कहां के हैं? ये सभी कैटेगरियों के हैं। ये ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ये हम केवल अभी बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग की। यानी पुरुष वर्ग की जो सीटें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें ये इतनी सीटें मिली हैं। तो ये किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर वो 100 जो है स्टूडेंट 123 124 सवाल सही कर रहा है, तो अपनी कैटेगरी का भी हो तो कैटेगरी में नहीं जाएगा। वो कहां फाइट करेगा? जनरल में फाइट करेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस से फाइट नहीं करेगा। ठीक है। यानी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वह कम जाएगी, और किसकी ज्यादा जाएगी? कट ऑफ ज्यादा जाएगी जनरल की, क्योंकि यहां पर केवल एक एग्जाम है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां देखिए कि जो 123 आपका 122 या 123 124 लोगों ने सही किया है। अब यहां जो सामान्य की कट ऑफ है 121, 121 से प्लस अगर किसी का है, 121 से अगर प्लस किसी का है, तो मतलब वो सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है। ठीक है। 100, अब यहां 120 से कट ऑफ कम जाना मुश्किल है। एकदम श्योर समझ लीजिए कि 120 से नीचे सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन 120 से कम सामान्य वर्ग की कैटेगरी में सवाल जाने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। 120 से कम सामान्य पुरुष में, लेकिन 120 प्लस वाले अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब इसमें 120 की प्लस कितनी तक जा सकती है? तो अगर इसकी अधिकतम कट ऑफ जाएगी, अधिकतम इसकी कट ऑफ जाएगी, तो कितनी जाएगी साथियों? 123 सवाल। अधिकतम अगर कट ऑफ गई तो 123 जाएगी। अगर आयोग तीनों सवाल जो मैंने आपको बताया था वो गलत कर देता है, वो आयोग क्या करता है? तीनों सवाल गलत मान के और सबको एक एक अंक दे देता है। तो ये जो कट ऑफ 123 सवाल जा रही है, तब ये कितनी चली जाएगी? लगभग 121 चली जाएगी। समझिएगा, उन 3 सवालों का कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। यानी जो 123 आ रही थी हाईएस्ट, वो हाईएस्ट 121 जाएगी और 120 वाले का भी हो जाएगा। 3 सवालों पर निर्भर करेगा। आयोग अगर एक भी सवाल नहीं हटाएगा तो कट ऑफ आपकी 123 अधिकतम जा सकती है और न्यूनतम 120 जा सकती है, लेकिन 120 के नीचे संभावना कम ही है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं, बहुत एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है कि उसने 125 सवाल सही किए हैं या 124 सवाल किसी ने सही कर दिया, और 124 पर 2 लोगों ने फाइट कर दिया। 124 पर, 124 पे हो सकता है कि 20 लोग ऐसे हों जिनका 124 सवाल ही सही है। अब ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में साथियों जिसकी डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है, डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है, उसको
पहली रैंक मिल जाएगी। यानी कोई ए है जिसकी 124 है, कोई बी है, कोई सी है, तीनों की 124 है, तो यहां पर आयोग क्या करेगा, जिसका 124 उम्र में ज्यादा है ए की, तो उसको वो पहले रख देगा। 124 में बी उम्र में छोटा है तो बी को बाद में रख देगा, और उम्र में सबसे कम है 124 सी, तो सी को वो तीसरे जगह पर रख देगा। यानी जो रैंकिंग बनाई जाएगी, रैंकिंग का आधार यह होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझिए। देखिए, मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता कि मैं किसी को खुश करना चाह रहा हूं, लेकिन 120 प्लस वाले अपने आप को श्योर समझे, एकदम उनका पक्का है, मतलब अच्छी स्थिति में है वो। अधिकतम कट ऑफ अगर जा सकती है तो 123 जा सकती है, और 3 क्वेश्चन हटा देंगे तो 121 जा सकती है। लेकिन कट ऑफ कहां से शुरू हो सकती है, तो कट ऑफ शुरू हो सकती है 117 या 118। 117 से लेकर 118, यानी फाइनल आंसर की आने के बाद अगर 2-3-4 सालों में अदला बदली होती है तो यही कट ऑफ 117 से 118 पर भी आ जाएगी, क्योंकि अभी सबने अपना डेटा नहीं बताया है। क्योंकि मैंने तो ऐसा तो है नहीं कि सबका डेटा देख लिया, जितने लोगों ने डेटा बताया उसके आधार पर ही मैंने ये कट ऑफ बताई। लेकिन 117 118 भी सामान्य कैटेगरी की जा सकती है कट ऑफ, तो 117 18 वाले भी अपने आप को अभी फाइट में रखें, अपने आप को बिल्कुल हटाना नहीं है। लेकिन 120 प्लस वाले जो हैं वो अपने आप को ज्यादा आशान्वित समझें। 122-23 अगर किसी का है तो अपने आप को 100% श्योर समझें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपको क्लियर हो गया। देखिए, अध्यापक कंफ्यूज नहीं है। आपको याद होगा कि एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी की यह रचना आयोग में पूछी गई थी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। ध्यान दीजिएगा, 2021 में एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी की रचना पूछी गई थी, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। टीजीटी में अलग उत्तर उसका माना, पीजीटी में अलग उत्तर माना, रिजल्ट जारी कर दिया, और पीजीटी में लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, लोगों ने जाके अपने कॉलेज में ज्वाइनिंग ले ली। मामला फिर कोर्ट गया, आंसर की इन्होंने नहीं बदली, मामला कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा भाई आप पगला गए हैं क्या, टीजीटी में तो उसको आप मान रहे, पीजीटी में क्यों नहीं मान रहे हैं। फिर एक सवाल और लोगों का सही हुआ, 20 से 25 लोगों को बुला के और इंटरव्यू करवाया गया, कुछ लोग बाहर हो गए जिनकी पहली नियुक्ति मिली थी। तो आयोग इस तरह से काम करता है कि मालूम ही नहीं चलता वो क्या करने वाला है। तो नियुक्ति साथियों समझ लीजिए कि नियुक्ति मिलने के बाद भी आंसर की चैलेंज होती है और उसके बाद भी परिवर्तन हो जाता है। यहां अध्यापक के कंफ्यूजन और ना कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। आयोग मान रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप किताब लेते ढोते परेशान रहिए, अंत में कूट जाइए। चलिए, ये बताइए सर, जो ओबीसी है वो जनरल फाइट करेगा क्या? हाँ फाइट करेगा, कोई नहीं, एकदम से सबके लिए। जनरल किसी के लिए नहीं है आरक्षित है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां एक चीज और देखते हैं। ये तो आपने क्लियर कर लिया, यानी सामान्य वर्ग की अगर प्रश्नों को 3-4 हटाते हैं तो 17 से 18 कट ऑफ जाएगी, अगर नहीं हटाते हैं तो अधिकतम कट ऑफ आपकी 120 प्लस रहेगी। ठीक है, और 122-23 वाले अपने आप को सिक्योर माने। तो यहां पर अपने पूरा कैलकुलेशन हटा के मैं अब सीधे कट ऑफ लिखता हूं, आप पूरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, यानी 265 के करीब सीटें सामान्य की हैं, 29 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। तो यहां पर 117 118 से लेकर 122 तक जो है, 122 तक जो है वह आपकी कट ऑफ रह सकती है, किसमें? सामान्य वर्ग के पुरुष में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में साथियों जितनी भी कट ऑफ रहेगी, जितनी भी कट ऑफ सामान्य वर्ग की है उससे
से कम 2 सवाल और अधिकतम 3 सवाल कट ऑफ नीचे रहेगी। यानी अगर ये कट ऑफ 117-18 रहती है तो यहां पर कट ऑफ आपकी कितनी आ जाएगी, 114 115 आ जाएगी ईडब्ल्यूएस की। और यहां अगर कट ऑफ आपकी 122 तक रहती है तो यही कट ऑफ आपकी 118 या 119 आ जाएगी। ये दो तरह की, दो कैटेगरी कट ऑफ है आपकी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर जनरल कैंडिडेट्स की हो गई। ओबीसी की 125 सीटें हैं, ओबीसी की 125 सीटें हैं, क्योंकि ओवरलैप करवाया जाएगा तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से कम जाएगी। भले ही एक ही सवाल का अंतर हो, लेकिन हर हाल में वो कम जाएगी क्योंकि ओवरलैपिंग करवाई जाएगी। तो यहां पर 125 सीटों के सापेक्ष जो है वह जनरल कैंडिडेट से लगभग एक सवाल कम रहेगी ओबीसी की, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। अब मान लीजिए जनरल कैंडिडेट की 117 जा रही है, 117 जा रही है या 118 जा रही है, तो हमारे ओबीसी भाइयों की 116 या 117 चली जाएगी। अधिकतम कट ऑफ अगर 122 जा रही है तो यहां हमारे ओबीसी भाइयों की 120 या 121 चली जाएगी। यानी एक ही सवाल का अंतर देखने के लिए आपको मिलेगा, बहुत खास अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है ओबीसी के बाद, ओबीसी के बाद आता है हमारा एससी कैटेगरी की 89 सीटें हैं। एससी कैटेगरी की 89 सीटें हैं, तो वहां भी बहुत खास अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी एससी कैटेगरी की जनरल से 2 से 3 प्रश्न, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, या 2 प्रश्न या अधिकतम 3 प्रश्न। यानी अगर जनरल की 117-18 जा रही है तो एससी की 115 या 114 जाएगी। और अगर हाईएस्ट जनरल की 122 जा रही है तो एससी की 117 या 118 जाएगी। ठीक है, ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं जो एसटी है, वहां केवल एक सीट है, एसटी की वहां एक सीट है, तो इसके लिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं कि कितनी जाएगी कट ऑफ, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एक ही सीट है, वो बिल्कुल नामुमकिन है उसको बताना। अब चलते हैं बालिका वर्ग में। ठीक है, यानी जो एसटी कैंडिडेट हैं वो भी अपने आप को जो है जनरल में ही फाइट करेंगे, वो जनरल में ही वो फाइट करेंगे। अब बात करते हैं बालिका वर्ग में 33 सीटें हैं, बालिका वर्ग में 33 सीटें हैं, और इस 33 सीटों में भी 10% सीटें, यानी लगभग आप मान लीजिए कि 3 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस में चली जाएंगी। अब 30 ही सीट आपकी बालिका वर्ग में आपकी बचती है, केवल 30 सीट बचती है, 30 सीटें आपकी बचती हैं। अब ये 30 सीटें जो है बालिका वर्ग में, इसमें जो कट ऑफ रहेगी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी, जिसने महिला वर्ग में भेजा है। अब मान लीजिए अगर सामान्य पुरुष की कट ऑफ 117 से लेकर 122 के बीच में रह सकती है, तो जो महिला की कट ऑफ रहेगी वो साथियों 120 से लेकर 122 के बीच में रह सकती है। यानी महिला की कट ऑफ सामान्य पुरुष की कट ऑफ से 2 सवाल प्लस रहेगी, 2 सवाल प्लस है, क्योंकि सीटें बेहद कम है। इसका एक और कारण है कि महिलाएं ज्यादातर पुरुष वर्ग में फॉर्म भरी हैं, लेकिन जो महिला वर्ग में भरी है उनकी कट ऑफ 2 सवाल अधिक रहेगी पुरुषों से। ये तो सामान्य की हो गई। ईडब्ल्यूएस की जो 3 सीटें हैं इसका कोई प्रोडिक्शन करना मुश्किल है, फिर भी अगर प्रोडिक्शन कर लें तो लगभग 119 या 120 के आसपास ईडब्ल्यूएस महिला की रह सकती है, लेकिन मैं इस पर बहुत इंश्योर नहीं हूं क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, इस पर कोई प्रोडिक्शन करना मुश्किल है। यहां की ओबीसी 13 सीटें हैं, ओबीसी की 13 सीटें हैं जो कि बहुत कम है, तो यहां पर भी जो कट ऑफ रहेगी वो एक सवाल सामान्य महिला से कम रहेगी, एक सवाल। अब मान लीजिए सामान्य महिला की 120 122 जा रही है, तो अब इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, 119 से 121 के बीच में रह सकती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, केवल एक सवाल का अंतर होगा। ठीक है,
इस और आगे बात करें, और हमेशा ही महिला की कट ऑफ पुरुष से ज्यादा गई है, लगभग, मतलब एक आध बार का आप छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर बार महिला वर्ग की कट ऑफ पुरुष वर्ग से एक सवाल ज्यादा ही जाती है। दो सवाल जो आई है एससी में, इसमें भी कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। अगर एससी महिला वर्ग में किसी ने फॉर्म डाला है तो उसको लगभग वही 118 के आसपास, 118 119 के आसपास वहां उसकी भी कट ऑफ जा सकती है, और एसटी में कोई सीट ही नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं जो पीएच कैंडिडेट्स हैं। पीएच कैंडिडेट्स जो हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। साथियों, जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप ये समझिए, जो हमारे पीएच कैंडिडेट्स भाई हैं उनके लिए क्या कट ऑफ रहेगी। पीएच की सीटें यहां पर इन्होंने निर्धारित नहीं की हैं, यानी हर कैटेगरी से वो जो भी दें, या 2% दें या 3% या 2.25%, यानी 2 से 3% वो सीटें पीएच को देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर कुल सीटें आपकी लगभग 550 और 1060, मान लीजिए कि यहां पर 67 सीटें हैं, 570 मान लेते हैं, तो 570 में लगभग 3% भी अगर आप मान लें कि 3% सीटें आपको दे रहे हैं, तो 5 या 15 और यहां पर मान लीजिए 18, यानी 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जो कि क्षैतिज होंगी। तो यहां पर आप ये सोचिए कि इसमें भी बहुत खास आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, यानी जो ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ जो है उसके आसपास ही आपके पीएच की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच की कट ऑफ रहेगी पीएस की। यानी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो अगर जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जाती है 121, तो पीएच की 120 या 119 रह सकती है, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 50% लोगों ने ही पेपर दिया था, तो कभी भी वे स्टूडेंट्स पेपर नहीं देते हैं, वे स्टूडेंट्स पेपर नहीं देते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है। जिसकी तैयारी है और जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, दिन रात मर के तैयारी कर रहा है, वो हॉस्पिटल में भी रहेगा तो स्टेचर पर जाके पेपर देगा, वो पेपर कभी छोड़ेगा नहीं। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ऑलवेज पेपर देते हैं, और उनके जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर में, वो हमेशा संख्या बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पेपर दिया है, और कट ऑफ उन्हीं के तहत ही बता रहा हूं। और सीटें आप देखिए बहुत कम सीटें हैं, 600 सीट भी नहीं है, और फॉर्म आप जानते हैं 129 के लोगों ने भरा था, 1,29,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। और अगर ये माने कि 50% लोगों ने भी अगर फॉर्म भरने के बाद परीक्षा दिया है, तो लगभग 65,000 लोगों ने परीक्षा दिया है, और इस 65,000 लोगों में से 600 कैंडिडेट्स आपको छांटने हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। बाकी आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे गालियां दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको कुछ नहीं आता जाता, फर्जी बता रहे, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जिसको ये लगेगा वो इन है, वो कहेगा सही आप सर, आप बहुत सही बता रहे हैं। जिसको लगेगा ये फालतू का बोल रहे, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, वो लोग गालियां देंगे। बहरहाल ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, जो भी डाटा मुझे मिला है उस डाटा के आधार पर मैंने ये कट ऑफ जारी किया है। मैं चाहूं तो कह दूं कि चयन हो जाएगा, लेकिन ये नामुमकिन है। 115 में चयन नहीं होगा सामान्य वर्ग का। मैं आपको झूठी दिलासा क्यों दूं, 115 में मुश्किल है। अब ये हो सकता है कि अगर 7 सवाल 8 सवाल हटा दे आयोग, जैसे हर बार होता चला आया है, हर बार जैसा होता आया है, यानी 2016 में देखें तो 2016 में 113 सवाल गई थी कट ऑफ, 111 से
113 कट ऑफ गई थी। क्यों इतनी कट ऑफ गई थी? क्योंकि 8 सवाल 2016 में उन्होंने हटा दिए थे। अब इस 8 सवाल को इसमें जोड़ें तो कितनी कट ऑफ चली गई? 124 सवाल चली गई। यानी इस 8 सवाल को हटाने के बाद 113 जिसका सही था उसको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की गई थी। 111 वाले का नहीं हुआ था, 113 वाले का चयन हो गया था। तो आप ये भी डाटा देख लीजिए, 2016 का जब इंटरव्यू हुआ था और 8 सवाल हटा दिए गए थे, सीटें भी इस बार से ज्यादा थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बहरहाल मैं 2016, 2021, 2000 इसके पहले जितनी भी परीक्षाएं 2011 से हुई हैं उनका तुलनात्मक रूप से कट ऑफ, सीटें और प्रेडिक्शन लेकर मैं जल्दी ही आऊंगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और साथियों आपसे मुलाकात होगी धुरंधर 2.0 बैच में। धुरंधर 2.0 बैच में आप इस बैच से कैसे जुड़ सकते हैं? ये टीजीटी पीजीटी का नया बैच है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पर होगा। आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, नंबर है 9628959237। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।